चलिए दोस्तों, सबको नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी आपका। अभी हम लोग आज तीसरा पार्ट देखेंगे इसमें, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में। पहला क्वेश्चन देखिए, दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। यानी सीएनजी है, इसका ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या फिर वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका आंसर होगा डी, यानी वाहनों एवं जो भी व्हीकल्स हैं, वाहन है और उद्योग में, उसमें इसका उपयोग होता है। सीएनजी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। सीएनजी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, यानी मिश्रण है। ठीक है, इसमें मीथेन 80 से 90% तक उपस्थित होती है। यह सबसे अच्छा सस्ता ईंधन माना जाता है इसको। ठीक है, यह पर्यावरण की दृष्टि से भी सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आगे देखिए, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को माप की जाती है, यानी किसी नदी का कितना प्रदूषित है, इसके प्रदूषण स्तर को माप किया जाता है। किसके द्वारा? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो इसका आंसर होगा सी, बीओडी। ठीक है, किसी नदी का प्रदूषण स्तर की माप जो होता है बीओडी से मापा जाता है। बीओडी का पूरा नाम भी याद रख लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ जैविक ऑक्सीजन की मांग बीओडी अधिक होगी, वहाँ घुली ऑक्सीजन, यानी घुली ऑक्सीजन जो होता है डीओ की मात्रा कम होगी। आगे देखिए, निम्न में से किस युग कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सामने देखिए, जेट्रोफा बायोडीजल है ना, रिंगोल इमारती लकड़ी, बांज चारा या फिर चीड़ लीसा। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो होगा क्या? बी। ठीक है, यानी रिंगाल इमारती लकड़ी नहीं है, यह बांस जैसी झाड़ी होती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जेट्रोफा को देखिए, जेट्रोफा जिसको रतन जो नामक पौधे के बीजों से बायोडीजल निकाला जाता है। भारत में पहला बायोडीजल संयंत्र, याद रखिएगा, काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, वर्ष 2007 में स्थापित किया गया था। बांज को बलूत है ना, बांज को बलूत या फिर शाहबलूत भी कहा जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत व रेसे सघन होती है। इसकी रेसे जो होती है सघन होती है। इसमें टेनिन, यानी इससे जो होता है टेनिन प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से एक चिकना गोंद निकलता है जिसे है ना, जिसे लीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? लीसा कहते हैं। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल भी निकाला जाता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा है। ठीक है, समुद्री क्या होता है? सबसे बड़ा है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग महासागरों यानी समुद्र में से घिरा हुआ है तथा इनमें उतनी ही जैव विविधता पाई जाती है जितनी स्थलीय पारिस्थितिक में। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रयोग जो होता है, सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक मेढक एक टीडे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा कैसे? उत्पादक से अपघटक को, या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, या फिर द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो आराम से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेढक एक टीडे को खाता है तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, यानी सी सही आंसर है। ठीक है, यदि एक मेढक टीडे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर होगा। वे जंतु जो पौधे, यानी जो पौधे को उत्पादक कहते हैं, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन द्वारा आश्रित रहते हैं, यानी भोजन पर ही आश्रित रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व भोजन उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक द्वारा प्रकृति में इस क्रम से प्रवेश करते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, घास है, इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। इसको कौन खाता है? टीडा, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। फिर उसको मेढक खाता है जिसको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर मेढक को सांप खाता है जिसको तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। और सांप को भी मोर खाता है, जो सबसे बड़ा उपभोक्ता ही होता है, मोर। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु
कौन सी संस्था है, जिसमें देखिए IUCN या फिर यूनिसेफ या फिर आयुपेक या फिर WHO। तो इसका आंसर होगा IUCN। देखिए इसको हम लोग फुल फॉर्म में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इस संस्था की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई, यानी आज़ादी के बाद हुई, अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय भी याद रखने कहाँ पर है, ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके 176 सदस्य देश हैं, ठीक है। आगे देखिए WHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य जो होता है विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर आपसी सहयोग करना व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। आगे फिर देखिए यूनिसेफ, इसको हम लोग फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इस संगठन का उद्देश्य बाल कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देना एवं विकासशील देशों में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। फिर देखिए IUPAC है ना, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपेक जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग IC में भी पढ़े होंगे इसको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है ये, गैर सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना भी याद रखना है 1919 ईस्वी में रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए की गई थी। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण एक स्रोत है किसका, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या उपरोक्त में से सभी। आसान प्रश्न है, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। यानी पर्यावरण अधिगम, औषधि व ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से अनेक लाभकारी औषधियाँ प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख रूप हैं, है ना। पर्यावरण अधिगम के माध्यम से प्रकृति के जैविक एवं अजैविक तत्वों को जानने में सहायता मिलती है। साथ ही पर्यावरण अधिगम से प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। आगे देखिए, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का क्या कारण है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, या फिर भोगवादी प्रवृत्ति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा D, है ना, यानी उपरोक्त में से सभी। यानी पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण मानव की भोगवादी प्रवृत्ति, भौतिकवादी सोच तथा पर्यावरणीय चेतना का अभाव है। इसके अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों का कटाव, औद्योगिकरण के कारण वातावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण पर्यावरण बिगड़ गया है, यानी यह इसके असंतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण असमय प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि भूकंप, बाढ़, सूखा, है ना, भूस्खलन या फिर चक्रवात, ये सब क्या होते हैं, आपदाएं होती है जो इसका घटित होने का कोई निर्धारित समय नहीं, असमय ये घटना घटती रहती है। आगे देखिए, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। पर्यावरण क्या है, सुरक्षित ईंधन है। कैसे है, डीजल, लकड़ी, गैस, किरोसिन। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा गैस, यानी गैस जिसको हम लोग LPG, है ना, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG, ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षित ईंधन है जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। इसका उपयोग जो होता है घरेलू कार्यों तथा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि डीजल, लकड़ी, किरोसिन आदि से पर्यावरण असुरक्षित रहता है, यानी ज़्यादा प्रदूषित होता है, ठीक है, इसलिए इसको असुरक्षित ईंधन कहते हैं। इनमें से हानिकारक गैसें निकलता है, जिसमें से देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। आगे फिर देखिए, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और जो आंसर दिया, क्वेश्चन दिया ऑप्शन में, उसको सही आंसर का चुनाव करना है, यानी उपरोक्त आरेख के आधार पर ही आपको सही विकल्प को चुनना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यानी यहाँ पर देखिए दूसरा में बकरी, तीसरा में मनुष्य और चौथा में, पांचवा में शेर है,
ठीक है। तो इसको सबसे पहले जान लेना है कि इस किसी खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर देखें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। तो इसमें देखिए पहला आंसर में यहाँ जहाँ सूर्य होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सूर्य के बाद क्या होता है, बकरी, मनुष्य, यानी इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, सी क्या है, इसका आंसर होगा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह ऊर्जा उत्पादकों द्वारा, ठीक है, यह ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं में तथा उपभोक्ताओं से अपघटक में एवं पुनः वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पौधे उससे भोजन बनाते हैं, पौधे को बकरी खाता है, बकरी को फिर मनुष्य या शेर खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा इसका आंसर सी होगा। अगला देखिए कहता है कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, 2 बॉक्स बनाए हैं। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली है और जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के नाम की स्लिप डाली है। तो पहले बॉक्स का नाम यहाँ होगा, क्या नाम होगा, पहले बॉक्स का नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन, चक्रित संसाधन या क्षारणीय संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन। तो इसका आंसर होगा पहला ही आंसर सही है, यानी ये सही आंसर है, प्राकृतिक संसाधन। देखिए सूर्य, पानी, वायु प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो लगातार उपभोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें अक्षयशील या जिसको हम लोग अनस्वर संसाधन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन कह सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृत अवशेषों के जीवाश्मों से होता है और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, इस कारण इन्हें क्षयशील यानी नश्वर संसाधन कहा जाता है, जो समाप्त हो सकता है और इसका बनने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, इस आधार पर विद्यार्थी द्वारा बनाए गए पहले बॉक्स का नाम क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन, और ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, कहता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। एकदम सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होता है, यानी कौन कौन चीज़ की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। दूसरा देखिए ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य प्रकाश एवं जल। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य प्रकाश। तो देखिए एकदम सटीक आंसर इसका होगा, यानी यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा। यानी फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं तथा हाइड्रोकार्बेट का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है ना। इस प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित आदि होते हैं। ठीक है, यह क्रिया मुख्यतः पत्तियों में होती है, यानी पत्ती हरा होता है और पत्तियों में होती है, जिसमें पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार से होती है, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश मिला, पौधे हरे पत्ते में पर्णहरित होता है और तब ये ग्लूकोज बनाते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इसका इक्वेशन होगा। इसको बैलेंस करने के लिए फिर बाद में मिला दिया गया है। देखिए यहाँ 6 CO2 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, ये बैलेंस कर दिया गया है, संतुलित कर दिया गया है समीकरण को। अगला देखिए कहता है निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है, यानी हवा के संबंध में सही नहीं है। देखिए क्या कहता है, वायुयान हवा में ही उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है और वायु का रंग होता है। तो यहाँ पर सही नहीं है कहा है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी वायु का कोई रंग नहीं होता। हम लोग हवा को नहीं देखते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं उसको। ठीक है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होने के बावजूद भी यह रंगहीन होता है ना। इसमें भार होता है, वो स्थान भी घेरता है और वायुयान जो होता है वो हवा में ही उड़ान भरता है, कहीं दूसरे जगह नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर डी, यानी यह गलत है। अगला कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कौन है, वायु, तालाब, जल और मृदा।
तो इसका आंसर होगा तालाब। यानी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है ना। तो यहाँ पर प्राकृतिक इकाई कौन है? क्या देखिए, वायु, जल, मृदा, ये प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में जीवधारी, यानी जो जीवधारी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे, जंतु अपने अजैविक वातावरण से अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र निम्न है। देखिए, हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, मेढक, छोटी मछली, फिर छोटी मछली के बाद बड़ी मछली उसको खाती है, फिर उसको बगुला या बतख खाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमला इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर तालाब होगा। फिर देखिए, कौन जैवीय कारक नहीं है? ठीक है, यानी कौन जैवीय कारक यानी बायोटिक फैक्टर नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। तो इसका आंसर होगा प्रस्तर। यानी प्रस्तर यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पत्थर जैविक कारक नहीं है, यह अजैविक कारक है। जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं, जबकि अजैविक कारकों के अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है, यानी निर्जीव पदार्थ आता है जो विभिन्न जैविक घटकों का नियंत्रण करता है, जैसे वायु, ताप, प्रकाश, लवण, विभिन्न गैसें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। पेड़ पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रश्न कहता देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर या फिर स्कैवेंजर या फिर ओमनिवोरस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्कैवेंजर, यानी सी सही आंसर है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण में उपस्थित मृत जीवों तथा पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे बाज, गीद, मक्खी, चील इत्यादि। ये दूसरे जीव को ही मार कर खाते हैं, है ना। इसलिए तो इसका सर्वनाश होते जा रहा है, ये विनाश होते जा रहा है। ठीक है, यदि अपने से निर्भर रहता, अपने से भोजन बना खाता तो जरूरत नहीं पड़ता। आगे देखिए, वे जीव जो जीवित रहने के लिए तथा भोजन आदि के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसको पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। पैरासाइट परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं राउंड वर्म्स या फिर टेप वर्म, है ना, या फिर पिन वर्म, ये सभी कृमि हैं आदि। डिकम्पोजर यानी जीवाणु कवक मृत अवशेषों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओमनिवोरस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं, जो मांसाहारी सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाहारी बोलते हैं। ऐसी जीवों को कहा जाता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को द्वारा अपना भोजन पूरा करता है, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, ठीक है, रैकून आदि। उसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? यानी कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो एकदम आसान प्रश्न, प्लास्टिक इसका आंसर होगा डी। यानी प्लास्टिक मुख्यतः पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। प्लास्टिक में मुख्यतः एथिलीन ऑक्साइड एवं बेंजीन जैसे हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक पानी के संपर्क में आने पर खतरनाक रसायनों का निर्माण करता है। ठीक है, खतरनाक रसायनों का निर्माण करता है। प्लास्टिक जलाने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जहरीले रसायनों का उत्सर्जन से मनुष्य एवं अन्य जीवों के त्वचा या श्वास संबंधी गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम, है ना, जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद कौन है? क्या है ना, क्रोड संरक्षण या फिर स्वस्थानीय संरक्षण या फिर अपस्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? स्वस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनमें प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन रक्षण, जनसंख्या के रख रखाव को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, स्वस्थानीय संरक्षण। इन सिटू रिजर्वेशन कहा जाता है और यही आंसर भी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है? सभी जीव, भू आकृतीय कारक, जलवायु कारक या उपरोक्त में से सभी। आसान प्रश्न, इसका आंसर डी होगा, यानी ये सभी।
पर्यावरणीय जैविक एवं अजैविक अवयवों का वह सम्मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, भू आकृतिक कारक में कौन आता है? स्थलाकृति की, जैसे होता है ऊंचाई, ढलान, है ना, खुलाव, मिट्टी आदि। फिर देखते हैं जलवायु कारक में क्या आता है, जिसमें जल, वायु, गैस, ऊर्जा आदि सभी घटक आते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है? 25%, 30%, 50% या 10%? तो इसका हम लोग शायद पहला वीडियो में भी चर्चा किए हैं। इसका आंसर डी होगा, यानी 10%, है ना। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है 10% होता है। शेष 90% ऊर्जा का स्थानांतरण द्वारा स्थानांतरण द्वारा या फिर श्वसन द्वारा नष्ट हो जाती है। यह 10% का नियम जो होता है, यह 10% का नियम कहलाता है, यानी 10% ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको 10% का रूल कहते हैं, है ना। 10% का नियम लिंडमान द्वारा वर्ष 1942 में दिया गया था, यानी वही सब कहा था कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। ठीक है, कब दिया था? लिंडमान ने 1942 ईस्वी में दिया था। यह नियम ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार कार्य करता है। ऊष्मा गतिकी के सेकेंड लॉ के अनुसार यह कार्य करता है। आगे फिर देखिए प्रश्न, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्या है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या फिर ये सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण का कार्य प्राकृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जल ऊर्जा, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, ताप आदि। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल होता है, जिसमें होता है धार्मिक, रीति रिवाज, संस्कृति, जीवन शैली, आर्थिक, धार्मिक संस्थाएं पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरण संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या फिर हरे पौधे? तो आसान प्रश्न है। फिर देखिए इसका आंसर डी होगा, यानी हरे पौधे। हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं। ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सूत्र होता है इसका O2, भूप्रपटी यानी क्रस्ट में सबसे अधिक, याद रखना है, यानी क्रस्ट में पृथ्वी के भूप्रपटी यानी सबसे ऊपरी हिस्सा में 20 से 29% मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो सबसे अधिक है। ठीक है, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्राण नहीं रहेगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क और पूजा स्थल। तो इसका भी आंसर सभी होगा, इसमें डी सही आंसर है। यानी पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का वह मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, जब इसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे, जैसे मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण है। रिश्ते नाते, संस्कृति, इसको सामाजिक पर्यावरण, यानी उपरोक्त में से सभी आता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं, देखिए ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड को क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सीधा, यानी ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, वह पिरामिड जो किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा का बोध कराता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर, है ना, उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा का ही अपने शरीर भार में परिवर्तित करता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब इसको देखिए,
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके द्वारा, जिसमें से सबसे नीचे उत्पादक है, जिसको हरे पौधे होते हैं, इसमें 1000 कैलोरी होता है इसका ऊर्जा। फिर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता आता है इसके ऊपर में, ये शाकाहारी जो होते हैं, इसमें देखिए 100 कैलोरी हो गया है ना, ऊर्जा की हानि हुआ 10%। उसी तरह द्वितीय उपभोक्ता देखिए छोटी मांसाहारी होता है, इसमें 10 हो गया, यानी 10% का हानि होगा। फिर ट्रांसफर हुआ उस पर तृतीय उपभोक्ता देखिए मांसाहारी होते हैं 1 कैलोरी। इस तरह ऊर्जा की हानि धीरे धीरे होती है। ठीक है, 10% का रूल यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। आसान प्रश्न है ये, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर होगा, मैंने सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, डी आंसर होगा। यानी वायुमंडल के विभिन्न गैसों में भिन्न अनुपात एवं विभिन्न मात्रा में संगठित होकर बना हुआ है, जिसमें सब देख सकते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रण जो होता है नाइट्रोजन का होता है लगभग 78%, ऑक्सीजन का लगभग 21%, आर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। इतना तो कम से कम जरूर याद रखना है। ठीक है, और नियन का बहुत कम होता है, इस तरह से सबसे कम। लेकिन ये मुख्य रूप से किसको किसको जानना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगला वीडियो पाने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिस जाए, इसके लिए अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ करें। ओके बाय।